हेलो स्टूडेंट। आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है फंडामेंटल राइट्स का जो सेकंड पॉइंट है, जो कि है राइट टू फ्रीडम। आज हम उसकी बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था राइट टू इक्वालिटी, जिसमें हमने आर्टिकल 14 से लेके 18 डिस्क्राइब किए थे। आज हम करेंगे राइट टू फ्रीडम, जिसमें हम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 की बात करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है, इससे आपको पता चलता है कि आपके क्या क्या राइट्स हैं जो कि फ्रीडम आपको मिलती है। जैसे राइट टू फ्रीडम में आपके अंदर क्या क्या आपके पास अधिकार आते हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनली दिए गए हैं। तो हम ज़्यादा टाइम ना खींचते हुए सीरियस के लेक्चर को शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहला हमने देखो आर्टिकल 14 से 18 हमने पढ़ चुका है। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। देखो, आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है आपका राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंदर आप छः राइट्स आते हैं। ठीक है, वैसे पहले 7 आते थे, लेकिन प्रॉपर्टी का जो राइट था वो क्या कर रहा है, हटा दिया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। ये हमारा एक तो हमारा ये क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट के अंदर भी था, बल्कि हमारा राइट टू फ्रीडम के अंदर भी इसको डाल रखा था एक क्लॉज में ना, वो हटा दिया गया है। तो हम यहाँ सीधे सीधे बात करते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1A में क्या कहता है? ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारे पास राइट है कि हम स्पीच और एक्सप्रेशन कर सकें। ठीक है, सेकंड कहता है 1B कहता है असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म। हम किसी भी जगह में असेंबल हो सकते हैं बिना आर्म के। इन चीज़ों को मैं नीचे डिस्क्राइब करते रहूँगा, इसलिए अभी आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा पिक्चर से समझिए। ठीक है, सी पार्ट क्या कहता है? 1C कहता है इसका फॉर्म एसोसिएशन बना सकते हैं और यूनियन बना सकते हैं और कॉरपोरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। 1D इसका कहता है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम देश के किसी भी कोने में आराम से घूम सकते हैं। ठीक है, फ्रीली घूम सकते हैं। अब फ्रीली कहने का मतलब ये नहीं कि बिना पैसा दिए आप कहोगे कि हम ट्रेन वाले से गाड़ी वाले से हमको घुमाओ। नहीं, फ्रीली इन द सेंस कि आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। ठीक है, 1E कहता है रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम इंडिया के किसी भी कोने में जाके किसी भी टेरिटरी के अंदर हम इंडिया के रह सकते हैं। ठीक है, और देखो ई के बाद क्या चाहिए? जो F पॉइंट है 1F, उसको हटा दिया गया था, जिसमें बात करी गई थी कि आप प्रॉपर्टी ले सकते हो ना, तो वो चीज़ें हटा दी गई थी। अब ये 1G के अंदर क्या आता है? प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आप कोई भी प्रोफेशन करना चाह सकते हो, चाहोगे कर सकते हो। और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप ट्रेड करना चाहो, बिजनेस करना चाहो, या कोई भी प्रोफेशन करना चाहो, ऑक्यूपेशन करना चाहो, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। ये आपको क्या दे रखी है? फ्रीडम दे रखी है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंदर आपके पास ये सारी फ्रीडम्स हैं। अब हमने इसको हम हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था 1A 19 आर्टिकल 19 के अंदर क्लॉज नंबर 1A जो है, इसके अंदर हमने बात करी है राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारे पास राइट है, राइट फ्रीडम किस चीज़ की है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। हम बोल सकते हैं, ठीक है, और एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने भावों को, तो उसकी हमको ये दे रखी है, फ्रीडम दे रखी है। अब पॉइंट टू पॉइंट समझना, जो जो इंपॉर्टेंट है एक बार मैं लाइटली समझा देता हूँ। इसमें क्या क्या है? राइट टू प्रोपेगेट वंस व्यूज़ एज वेल अदर्स व्यूज़। ठीक है, हम अपने व्यूज़ को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरा भी कर सकता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, हमको अखबार जैसे प्रेस होता है उसमें उनको भी क्या है? फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, आप चाहो तो चुप रहना भी आपकी क्या है? फ्रीडम है। ठीक है, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। राइट टू टेलीकास्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए क्या करें? टेलीकास्ट कर सकता है। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटी। ठीक है, हम हमारे पास क्या है? इस चीज़ का भी अधिकार है कि हम गवर्नमेंट एक्टिविटी को भी जानें। ठीक है, राइट टू डेमोस्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप क्या कर सकते हो? धरना दे सकते हो। पिकेटिंग मतलब धरना देना, ठीक है, प्रदर्शन कर सकते हो। और डेमोस्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी लोग स्ट्राइक में भी चले जाते हैं, तो वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। ठीक है, स्ट्राइक कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है। तो कभी कभार तभी देखा भी होगा कि आपने कोई स्ट्राइक करता है तो ऊपर से हाई कोर्ट से उसे डांट पड़ती है और कहा जाता है कि अपने काम में लौटो। ठीक है, आप डेमोस्ट्रेशन कर सकते हो, आप पिकेटिंग कर सकते हो, आप धरना दे सकते हो सरकार के। जैसे काफ़ी बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग या कोई लोग अपने रिबन में ब्लैक रिबन बांध लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं? डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं, पिकेटिंग कर सकते हैं, लेकिन उनको स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं होता है। और इसी चीज़ के लिए बात करी गई है। फ्रीडम अगेंस्ट काय के लिए मिल सकती है आपको? कि राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिशियन पार्टी, पॉलिटिशियन पास जो बंद किया गया तो उसके अगेंस्ट आप हो सकते हो। ठीक है, राइट अगेंस्ट फोन टैपिंग, आपके फोन टैपिंग हो रही तो आप उसके अगेंस्ट
क्लेम कर सकते हो, कह सकते हो, ठीक है। राइट अगेंस्ट इम्पोजिंग ऑफ प्री सेंसर ऑन न्यूज़पेपर, अगर न्यूज़पेपर में क्या कहते हैं प्री सेंसर लगा रहा है कि सरकार देख रही है कि क्या क्या छपना चाहिए क्या नहीं छपना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट भी आप राइज अपनी आवाज़ वॉइस को राइज कर सकते हो, ठीक है। तो इसी में वही चीज़ है। अब देखो लेकिन एक बात याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर मैं जब आपसे कहता हूँ कि आपको क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी और को जाके गाली करके आओ, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट, वो एब्सोल्यूट नहीं है, एंड आर सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, और उसमें क्या सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। तो इसमें क्या क्या बात आई है आप इनको पढ़ सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, अगर किसी बात से सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का के लिए दिक्कत हो रही है तो उसमें आपकी फ्रीडम को रोका जाएगा। फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, सपोज करो आपने किसी प्लेटफॉर्म में आके अमेरिका को गाली करने लग गए, तो इससे क्या होगा, फ्रेंडली रिलेशन खराब होंगे ना, तो इसमें भी आपकी बात में रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर कुछ हो गया है, उसमें भी आपने गलत अफवाह फैला रहे हैं, ठीक है, अफवाहें फैलाने में भी क्या लगेगा, रिस्ट्रिक्शन लगेगा ही नहीं लगेगा, ठीक है। डेफिशिएंट डिसेंसी एंड मॉरलिटी में भी आप पे लगेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, कोर्ट के विरुद्ध बोलने में भी आप पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे एब्सोल्यूट पावर नहीं मानी जाएगी आपकी, ठीक है। डिफेमिंग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा डैमेजिंग गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, हम क्या करते हैं किसी को डिफेम कर देते हैं, तो वो क्या करता है हम पे क्या कर देता है, वो केस कर देता है, जैसे मानहानि का दावा कर देता है, ठीक है। तो आप ऐसा थोड़ा है कि आपको राइट मिला है तो आप किसी के लिए कुछ भी बोल देंगे, ठीक है, तो मानहानि का हम पे लग जाएगा, हमने अगर उसके लिए गलत बोला है तो, ठीक है। इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, ठीक है, यहाँ पे भड़काओ, ऑफेंस को भड़काएगा कोई तो उसके लिए भी क्या होगा, आपकी एब्सोल्यूट पावर नहीं मानी जाएगी, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी वहाँ रोकी जाएगी। सोविडेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर इन इन चीज़ों में क्या हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो इन चीज़ों के लिए भी आपकी फ्रीडम को रोका जाएगा, ठीक है। अब 1B में हमने क्या पढ़ा था, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। सबसे पहले आप एक बार दोबारा फर्स्ट वाली पिक्चर को देखो, ठीक है। इस पिक्चर को देख के आप इतना समझ जाओ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में है क्या, ठीक है। पहले में क्या देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, बोलोगे, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने भाव को व्यक्त करोगे। उसके बाद करोगे, अगर आपको कोई सुनने वाला होगा तो आप क्या करोगे, असेंबली बनाओगे पीसफुली एंड विदाउट आर्म, ठीक है, बिना आर्म के असेंबली बनाओगे, क्योंकि जब आप बोल रहे हो तो आपको सुनने के लिए लोग भी चाहिए, तो आपने क्या करी, असेंबली बना दी, असेंबल हो गए सबके सब, और पीसफुली क्या कर रहे हो, और विदाउट आर्म के प्रोटेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तीसरे बार में क्या होगा, जब आपको लोग सुन रहे हैं, कई लोग आपके फेवर में होंगे, तो आप फेवर में हो सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यूनियन बना सकते हो, ठीक है। सभी की एक बात है, तो एक ही बंदा बोल रहा है तो आप यूनियन बना सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, फॉर्म यूनियन हो गया, ठीक है। चौथा पॉइंट में आओ, अगर आप यूनियन बना सकते हो तो आप जाओगे ना, उस चीज़ को प्रमोट करोगे, जैसे आप कह सकते हो एक पार्टी बना लिया, जैसे आम आदमी पार्टी बन गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे पिक्चर में दिख रही है आपको, तो क्या करेंगे, प्रमोट करने के लिए क्या करेंगे, जाएंगे ना और जगह भी, तो फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी टेरिटरी में, और फ्रीली मूव कर रहे हैं तो रह भी सकते हैं। छठा पांचवा पॉइंट वही कह रहा है कि आप रह भी सकते हो, और छठा पॉइंट वही कह रहा है कि जहाँ आप रहोगे वहाँ आप काम भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक सीक्वेंस वाइज में अगर इसको समझोगे तो आपके लिए आसान होगा ये समझने के लिए, ठीक है। अब 1B में आपको क्या कहता है, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, हम किसी भी जगह पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और असेंबल हो सकते हैं, लेकिन विदाउट आर्म्स, ठीक है। अगर आर्म्स पे हुए तो फिर वो अगेंस्ट द स्टेट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, पुलिस एक्शन लेगी, ठीक है। राइट टू होल्ड, पॉइंट में समझो, राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग एंड डेमोस्ट्रेशन इन पब्लिक लैंड बट नॉट कंडक्ट स्ट्राइक, हम पब्लिक लैंड में क्या कर सकते हैं, डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं। पब्लिक लैंड जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में जनरली क्या करते हैं, रामलीला फील्ड फेमस है, क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए, तो लोग वहाँ पे परमिशन मांगते हैं, वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन स्ट्राइक नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्राइक कहने का मतलब क्या है, जैसे पूरा बंद करना, ये स्ट्राइक के अंदर आया, या फिर किसी को काम ना करना देना, ये स्ट्राइक के अंदर आया, ठीक है। जैसे सपोज करो डॉक्टरों ने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, तो वो स्ट्राइक के अंदर आया, ठीक है। प्रोटेस्ट करना क्या हुआ, आप धरना दे सकते हो, अपना अपना काम अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहाँ पे धरना दे सकते हो, या फिर डेमोस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। सरकार के विरुद्ध क्या कर सकते हो कि आपके जो डिसीजन है वो हमको अच्छे नहीं लग रहे, तो उस चीज़ के लिए आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन टू ग्राउंड, लेकिन स्टेट क्या कर सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है असेंबल होने में भी, लेकिन वो भी दो ग्राउंड में। पहला क्या है, सोवेरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, अगर इन चीज़ों के लिए दिक्कत हो रही है, सोवेरिटी मैंने आपको बताया अच्छी से कि क्या है, संप्रभुता, जिसमें क्या होता है कि इंडिया के ऊपर कोई और नहीं है, सिर्फ इंडिया सिंगल पावर है जिसके ऊपर कोई और डिसीजन मेकर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। इंटीग्रिटी क्या हो गया, अखंडता बनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रिटी की नेशन बात आ गई, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो पब्लिक ऑर्डर लाइक मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। अगर कोई पब्लिक ऑर्डर आ गया, सपोज करो, आपके कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। अगर आप धरना देने कहाँ पहुँच गए, आप बीच चौराहे में पहुँच गए। अब वहाँ पर तो क्या होगा, ट्रैफिक भी होगा, ट्रैफिक को भी क्लियर करना होगा। तो तभी सरकार वहाँ पे क्या कर सकती है, आपके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि आप यहाँ से हट जाइए, या आप कहीं और बैठे, या फिर हमको प्रॉपर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने दें, ठीक है। नहीं तो इससे क्या होगा, उल्टा जनता को ही प्रॉब्लम होगी। अदर रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकते हैं, सीआरपीसी एक्शन 144 डेंजर ऑफ ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी ऑफ पब्लिक, ठीक है। तो ये कहते हैं सेक्शन 144 लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगा देते हैं, जिसमें सीआरपीसी कहते हैं। धारा 144 आपने सुना ही होगा कि उस रीजन को वो डेंजर टू ह्यूमन लाइफ करके उसको रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे अब आईपीसी की सेक्शन 141 के अंदर आ जाता है, जिसमें मोर पर्सन 5 और उससे ज़्यादा पर्सन वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो पिक्चर से समझो, ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, मंजूरी देंगे क्योंकि वो पीसफुली कैंडल पकड़ के खड़े हैं। लेकिन नीचे वाले को हम मंजूरी नहीं देंगे, जिसमें क्या है, आम से पकड़ के वो क्या कर रखा है, बंदूक पकड़ के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। और रही ये बात इन सेक्शन पढ़ने की, सेक्शन याद करने नहीं होते, सिर्फ समझने के लिए चीज़ें होती है कि किसकी हमको रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है। आर्टिकल 19 का हम पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में क्या कहता है, राइट टू एसोसिएशन एंड कॉर्पोरेशन। हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं और कॉर्पोरेशन बना सकते हैं, ठीक है, एक ग्रुप बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या बोला है, द वर्ड कॉर्पोरेशन सोसाइटी एडेड बाय 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इस चीज़ की बात करी गई थी। ये वर्ड कॉर्पोरेशन डाला गया था 97 में, ठीक है। ये और उसके बाद जो हमने बात करी थी, इसको हमने पार्ट 9B में डाला था। ये चीज़ भी आपकी आगे आएगी। बाकी जो समझने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखो, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। हम पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, सोसाइटी बना सकते हैं, कोई क्लब बना सकता है, कोई ट्रेड यूनियन बना सकता है। आपने देखा होगा कि जैसे कोई अगर टैक्सी यूनियन है, एक टैक्सी यूनियन बन जाती है, कोई वर्कर्स की अपनी यूनियन बन जाती है। तो ये यूनियन बनाने की भी हमारे पास राइट है, ठीक है। कोई हमसे ये नहीं कह सकता कि आप यूनियन क्यों बना रहे हैं, ठीक है। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन 2 ग्राउंड। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ याद रखना कि स्टेट क्या कर सकता है, आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है 2 ग्राउंड में। वो क्या क्या है, वही वाला, पहले तो सोवेरिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, अगर उनको लग रहा है कि दिक्कत में आ रही है। दूसरी बात, पब्लिक ऑर्डर लाइक मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक में अगर इशू आ रहा है, तो उसमें भी आपको ये चीज़ों की बात करी गई है। सुप्रीम कोर्ट SC वाला सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ट्रेड यूनियन हैव नो गारंटी राइट ऑन द ग्राउंड ऑफ इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक और राइट टू डिक्लेयर अ लॉकआउट और ट्रेड यूनियन कुड बी कंट्रोल बाय इंडस्ट्रियल लॉ, ठीक है। यहाँ पे जो इनकी बात करिए, ट्रेड यूनियन की बात करिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें ये है कि जो वर्कर्स है उनकी बात करी गई है, ठीक है। जो ट्रेड यूनियन होती है, लॉकआउट बार्गेनिंग करती है, वो कौन देखिएगा, कंट्रोल बाय द इंडस्ट्रियल लॉ, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल लॉ होते हैं। तो इंडस्ट्रियल लॉ के हिसाब से ही वहाँ पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पिक्चर में आप देखो, ऊपर वाली पिक्चर में देखो, एक पॉलिटिकल पार्टी एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। आम आदमी पार्टी का एक पॉलिटिकल पार्टी बनी। देखो पहले वो पार्टी थी नहीं, फिर वो बनी, तो एसोसिएशन, राइट टू एसोसिएशन है, इसलिए बन सकी। दूसरा क्या है, नीचे एग्जाम्पल आप देखो, हाई कोर्ट कह रहा है, SC मतलब हाई कोर्ट कह रहा है, टीचर स्ट्राइक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। जो टीचर की स्ट्राइक है वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। थ्रो दैम आउट एंड हायर न्यू, वो कह रहा है इनको भगाओ बाहर और नए हायर करो, ठीक है, टीचर स्ट्राइक में। अब टीचर पढ़ाने ही नहीं जाएगा तो स्टूडेंट क्या पढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, स्ट्राइक को अनकॉन्स्टिट्यूशनली का है। पहले तो तुम नौकरी करो, फिर उसको नौकरी को ना करते हो आप स्ट्राइक करने चले जाओगे, तो इसका मतलब क्या होगा, नुकसान किसको हो रहा है, बच्चों को हो रहा है ना। तो इसके लिए क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट जनरली ऐसे वर्डिक्स देता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है क्योंकि स्ट्राइक करना। अब यहाँ पे देखो, अगर लोग पढ़े लिखे होंगे, लोगों को पता होगा कि हमको स्ट्राइक करना है कि नहीं करना है, ठीक है। दूसरों के भड़काव में आके नहीं, बल्कि हमको पता होना चाहिए कि स्ट्राइक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है कि नहीं है। अगर जिसको ये पता होगा तो वो स्ट्राइक में नहीं जाएगा, ठीक है। आप सरकार के खिलाफ क्या कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो, आप अपने भाव को व्यक्त कर सकते हो, लेकिन अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन स्ट्राइक करते हुए नहीं, ठीक है। स्ट्राइक करने का मतलब ये साफ साफ ये होता है कि आप काम में ही नहीं जा रहे हो, ठीक है। आपने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट ऐसे कर रहे हो कि आप काम में नहीं जा रहे हो। अरे भाई, जिस चीज़ के लिए आपको सिलेक्ट किया उस वो काम तो करो, ठीक है। ऐसे तो कल के दिन पुलिस वाले भी सब स्ट्राइक में चले जाएंगे, तो फिर या फिर आर्मी वाले कहेंगे हम स्ट्राइक में चले जाते हैं, तो बाकी करेगा कौन, ठीक है। तो स्ट्राइक जाना अलाउ नहीं है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। 19(1)D कहता है आपका, और यहाँ पे समझ, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा।
अब 1D देखो, ठीक है, आर्टिकल जो डी बोलता है वो क्या बोलता है, आर्टिकल 19 का, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट इंडियन टेरिटरी। आप कहीं भी आप फ्रीली मूव कर सकते हो। आपको यहाँ से जाना है, कन्याकुमारी जाना है, गुजरात जाना है, तो आपको कोई रोक टोक करेगा नहीं, करेगा ना। तो उसी चीज़ की हम यहाँ पे बात करते हैं। दिस आर्टिकल्स कवर ओनली फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन एनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इंटरनल मूवमेंट की बात करी गई है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे क्या करी गई है, आप क्या कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। और फॉर एक्सटर्नल मूवमेंट के लिए हमको आर्टिकल 21 के अंदर आता है, जैसे आप अब्रॉड जा सकते हो तो वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्टिकल 19 के अंदर इंटरनल मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि आप इंटरनली किसी भी स्टेट के अंदर जाना चाहते हो आप जा सकते हो, ठीक है। पिक्चर में आप देखो यूपी एंड बिहार मानुस आउट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, जैसे आप देखते होगे कि ज़्यादातर ठाकरे थे वहाँ पे, वो क्या करते थे, यूपी और बिहार के लोगों को वहाँ से भगाते थे, ठीक है। तो ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं थी, क्योंकि हमें राइट है, हमें फ्रीडम है कि हम किसी भी जगह जाके जा सकते हैं इंडियन टेरिटरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट कह रहा है द फ्रीडम इज़ टू प्रमोट नेशनल फीलिंग, ठीक है। ये फ्रीडम क्यों दी गई, कि जिससे क्या होगा, प्रमोट होगा, क्या प्रमोट होगा, नेशनल फीलिंग, कि हम सब एक ही हैं, ठीक है। जब आपको लगेगा कि आप आराम से यूपी जा सकते हो, आपको लगेगा आप आराम से किसी भी दिक्कत के, बिना दिक्कत के आप तमिलनाडु जा सकते हो, तो अभी तभी तो आपको लगेगा ना ये आपका पूरा आपका ही घर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फीलिंग आएगी, आपकी नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी। अगर आपसे कहा जाएगा कि नहीं नहीं आप महाराष्ट्र नहीं आ सकते, आप तमिलनाडु नहीं आ सकते, फिर तो वहाँ पे वही वाली बात हो जाएगी ना, पोलराइजेशन वाली फीलिंग आने लग जाएगी। आपको लगेगा कि वो आपका देश, मतलब आपको लगेगा कि वह कुछ कोई अलग ही है, या कोई अलग ही है जो कि आपको आने नहीं दे रहे, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाली बात है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, कोई जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, कल्चरल कस्टम एक्सेट्रा ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। अब यहाँ पे पॉइंट समझने की बात है, देखो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं हमारे देश के अंदर, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में देख लो, या फिर आप कह सकते हो आप अंडमान निकोबार में देख लो, जहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है। जहाँ पे रहने के लिए तो मध्य प्रदेश में भी इन साइड को भी आपको बहुत ट्राइब्स मिल जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी जगह गवर्नमेंट ने क्या करी है, स्पेसिफाई कर रखी है, इनको हमने शेड्यूल के अंदर डाल रखा है, जिसमें शेड्यूल 5 के अंदर डाल रखा है, जिसमें हमने क्या कह रखा है कि इनको हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं। तो इसके हमने अंदर क्या कर रखा है, जो हमने शेड्यूल 5 के अंदर क्या डाल रखा है, जैसे कि सपोज करो, आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे सेंटिलैंड आइलैंड है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, कुछ ट्राइब्स ऐसी रहती हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जिसको हमने क्या कर रखा है, कंजर्व कर रखा है या प्रोटेक्ट कर रखा है। अगर वहाँ पे क्या है, आप नॉर्मली अगर हर कोई इंसान जाने लग जाएगा, तो उनका जो कल्चर है उनका, या कस्टम है, ठीक है, वो आज के डेट में भी नहीं जानते कि बाहर क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो उस चीज़ों को हमने क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि आप वहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, जैसे ऐसे समझ सकते हो आप, कुछ ऐसा ट्राइब्स एरिया, क्योंकि उसमें क्या है ना, वो लॉ के अंदर नहीं आते, वो अभी ज़्यादा लॉ को नहीं जानते, उन लोगों ने पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, उनको सिर्फ कुछ नहीं पता, वो सिर्फ कहते हैं बाहरी दुनिया और अंदरी दुनिया के बारे में उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। अगर आप वहाँ जाओगे तो क्या पता वो आपको मार भी सकते हैं, ठीक है। वो अपने एरिया को कंजर्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने कुछ कुछ एरिया डिफाइन कर रखे हैं, जिसमें रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि आप वहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। उसके लिए क्या है, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट भी हो सकता है, और क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, उनके कल्चर और कस्टम को कंजर्व रखने के लिए भी ये चीज़ें रखी गई हैं, जो कि हमने शेड्यूल के अंदर डाली गई हैं। किसके अंदर, शेड्यूल नंबर 5 के अंदर हमने इसको ऐड किया है, ठीक है, ट्राइब्स के लिए। जैसे आपको देखो नीचे वाली पिक्चर में दिखा रखा है कि जैसे कुछ लोग बना रखे हैं आपको, जो कि ट्राइब्स हैं, वहाँ पे अलाउ नहीं होता है, ठीक है। अगर वहाँ जाते भी हो आप, तो आपको परमिशन लेके जाना पड़ता है, बिना परमिशन के आप वहाँ एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी आपको और कहीं जाने के लिए परमिशन नहीं चाहिए होती है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखें यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड मोमेंटम ऑफ प्रोस्टिट्यूट कुड बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन दे रखे हैं, जैसे मुंबई हाई कोर्ट ने भी दे रखा है, रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है मूवमेंट ऑफ एड्स अफेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है, रिस्ट्रिक्टेड की क्या क्या है वो उसके अंदर आता होगा, ठीक है, उसके वर्डिक के अंदर आया होगा। अब आप देखो आर्टिकल जो 19 का 1E है, उसमें आप बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ
रेजिडेंट, ठीक है, रेजिडेंट आप कहीं भी जाके रह सकते हो। एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप कहीं भी इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हो। लेकिन बात फिर वही आती है कि आप किस एरिया में नहीं रह सकते जिस एरिया को रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, ठीक है। पॉइंट से आप सीधे डायरेक्ट समझते रहते हैं हम। इट हैज़ टू पार्ट्स, उसके बाद इसमें दो पार्ट्स हैं। रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ अ कंट्री टेम्परेरी, आप टेम्परेरी किराए में भी या कैसी भी रह सकते हो किसी भी जगह में। और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ अ कंट्री होम और डोमिसाइल परमानेंटली, आप परमानेंटली भी रह सकते हो, आप चाहे ज़मीन लो घर लो, आप परमानेंटली भी वहाँ रह सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड देखो आप, द फ्रीडम इज़ टू रिमूव इंटरनल बैरियर्स एंड प्रमोट नेशनलिज्म। ये वही वाली बात आ गई कि हम ये चीज़ काहे के लिए कर रहे हैं कि इंटरनल बैरियर ना हो, ठीक है। तमिलनाडु का आदमी अगर आके मध्य प्रदेश में रहता है तो उसको ये ना लगे कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, उसको लगेगा कि मैं अपने देश के अंदर ही रह रहा हूँ। सिमिलर वे में ये चीज़ भी क्या नेशनलिज्म का प्रमोट होगा, इस चीज़ की भी बात करी गई है। अब स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है यहाँ भी। वो क्या क्या है, सेम प्रीवियस की तरह की इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक उस पब्लिक वहाँ की जो पब्लिक है उसके अगर कोई जनरल इशू है उस वजह से वहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था ट्राइब्स के बारे में बात किया था, ठीक है। ये जनजाति होती है, इन लोगों के इंटरेस्ट के लिए भी वहाँ पे लगाया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट कल्चर और कस्टम को बचाने के लिए, हम किसी एरिया को प्रिजर्व करने के लिए, वहाँ का प्रोटेक्शन, वहाँ का कल्चरल बचाने के लिए, कस्टम बचाने के लिए भी हम ये चीज़ों को करते हैं। ये भी आपको मैंने इससे पहले समझा चुका है, ठीक है। अब आगे और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक आया था उसमें क्या कहा गया, सर्टेन एरिया कुड बी बैंड, हम काफ़ी कुछ एरिया को क्या करेंगे, बैन करेंगे फॉर प्रोस्टिट्यूट एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स फॉर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोस्टिट्यूट का और हैबिचुअल का उनका क्या करेंगे, बैन करेंगे, उनका मूवमेंट वहाँ नहीं रह सकते हो, ठीक है। कुछ एरिया से डिफाइन करें। तो अब 1G में आते हैं। एफ तो यहाँ पे गायब हो गया क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टी की बात की थी। तो अब क्या करेंगे हम, अब नेक्स्ट जी में आते हैं। जी कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आप प्रोफेशन कर सकते हैं। आप अगर कहीं रह रहे हैं तो वहाँ आप कुछ ना कुछ धंधा करेंगे ना, चाहे आप सब्जी बेचें, आप कुछ करें, तो वह आपका क्या है, प्रोफेशन है। तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आपके पास आज़ादी है, आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, आप कोई भी काम धंधा कर सकते हैं। कैरी एनी ऑक्यूपेशन, आप कोई भी काम कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो या बिजनेस कर सकते हो। कवर ऑल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, अपनी ज़रूरत पूरे करने के लिए आप कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक है। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। लेकिन स्टेट क्या करेगा, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, ठीक है। जब मैंने आपसे कहा कि आप कुछ भी काम कर सकते हो अपनी लाइवलीहुड के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्रग्स बेचने लग जाओ, ठीक है, कोई गलत काम करने लग जाओ, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है, तो उसी चीज़ को आप समझना। तो सरकार ने क्या कर रखा है, मोनोपोली कंप्लीटली और पार्शियली, ठीक है। जैसे सपोज करो, आप ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ मैं सब्जी बेचूंगा और कोई नहीं बेचेगा, ठीक है। तो मोनोपोली कंप्लीटली या पार्शली स्टेट क्या करेगा, उसको रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि और लोग भी कर सकते हैं इस बिजनेस को, ठीक है। इमोरली ऑक्यूपेशन हो गया, इमोरली ऑक्यूपेशन क्या हो गया, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन सॉरी ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। जो ये आपका नहीं करते, जो देह व्यापार करते हैं, ठीक है, जैसे औरतों को उठा के कहीं और भेज देते हैं या चिल्ड्रन को उठा के कहीं और भेज देते हैं, तो वो चीज़ और हार्मफुल ड्रग्स और एक्सप्लोजिव का आप धंधा नहीं कर सकते, सीधी बात है, आप प्रोफेशन वो नहीं कर सकते, ऑक्यूपेशन वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसे ही आपको चीज़ें बताई हैं, ठीक है। इसमें और कुछ है नहीं, प्रिस्क्राइब प्रोफेशनली और टेक्निकली क्वालिफिकेशन इन सर्टेन ऑक्यूपेशन। अब किसी चीज़ में आपको सपोज करो आपने डॉक्टरी के लिए डॉक्टरेट करनी पड़ती है, आप बिना डॉक्टरेट करे तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते ना। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या है, वो गलत है ना। तो इसका मतलब ये नहीं, आप ये थोड़ा कहोगे कि मेरे को राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कोई भी धंधा कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कहोगे, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में बात करी गई है। इसमें समझने वाली यही चीज़ है कि आप प्रोफेशन कर सकते हो, वो प्रोफेशन नहीं कर सकते जो क्या इलीगल है या इमोरली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आर्टिकल कहाँ से कहाँ कवर होते हैं। आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक, ठीक है। अभी तो हमने आर्टिकल 19 पढ़ा है जिसके अंदर की हमने सारी बातें आपसे डिस्कस करी हैं। अब हम आ गए आर्टिकल 20 पे। आर्टिकल 20 क्या कहता है, यहाँ पे आप अच्छे से समझना, ठीक है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, जैसे हमारे वहाँ क्या है, जब आप कभी कुछ ऑफेंस कर लेते हो, आप कुछ कोई गलत काम कर देते हो, उसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको प्रोटेक्शन दे रखी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुस्लिम हो गए तो आपको बिल्कुल ही नीचे फेंक दिया, उसके बाद भी आपको क्या दे रखी है, आपके प्रोटेक्शन के लिए आपको कुछ अधिकार दे रखे हैं ऑफेंस होने के बाद। जैसे इसमें देखो,
इसके अंदर 3 भागों में रखा गया है। ये 3 पॉइंट हैं इसके। पहला पॉइंट क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा है नो डबल जॉपार्डी। तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, आप इनको पिक्चरों से समझ जाओगे, बिल्कुल प्यार से है, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है समझना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि पहले वाले में देखो नो, सॉरी कौन सा, हाँ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है, सपोज करो, आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ, आप एक ही बार में समझ जाओगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा संजय दत्त के केस में क्या होता, उसने AK-47 रखने पे उसको क्या हुई थी, जेल हुई थी। तो इसके लिए यहाँ पे क्या कहा गया है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहता है आपका, के अंदर 2 क्लॉज आते हैं। क्लॉज यहाँ पे लिखा है, देखो पॉइंट नंबर आप देखो 2 क्लॉज, कन्विक्शन ओनली, वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ क्राइम। जिस समय उसने क्राइम किया होगा उस समय के हिसाब से उसको सजा होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्राइम लिया है, ईयर लिखा है, पनिशमेंट लिखा है और कंक्लूजन लिखा है। आप देखो क्राइम क्या था, AK-47 रखा, कब किया था इसने, 2000 में किया था। ठीक है, पनिशमेंट क्या है उस समय, 14 ईयर की जेल होगी। तो कंक्लूजन क्या आया, इसको 14 ईयर की जेल होगी। ठीक है, तो कभी भी जो आपको पनिशमेंट मिलती है वो आपको क्या मिली, उस क्राइम करने के टाइम पे जो लिखा है पनिशमेंट क्या मिलेगी उसके हिसाब से होगा। सेकंड पॉइंट पढ़ो आप, पनिशमेंट नॉट मोर देन द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ क्राइम। जिस वक्त उसने क्राइम किस वक्त किया था, 2000 के टाइम पे किया था। तो पनिशमेंट कितने साल की लिखी गई थी, 14 ईयर की लिखी गई थी। तो कंक्लूजन में जो उसको दी गई वो कितने दी, 14 दी। ऐसा तो नहीं होगा कि वो 15 या 16 दे दे। ठीक है, तो ये याद रखना, कभी भी कोई भी कोर्ट आपको आपके किए गए पनिशमेंट से ज़्यादा टफ पनिशमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, आपका पनिशमेंट जो लिखा गया है उससे ज़्यादा जैकेट, उससे ज़्यादा टफ पनिशमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इसमें जो नोट है सेकंड, आप नोट पढ़ो, एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन ऑल्सो नोन एज रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, ओनली सिविल केस नॉट क्रिमिनल केस। ठीक है, ये सिविल केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे इसका सिविल केस था। ठीक है, क्रिमिनल केस वाला जिसको किसी को मार दिया। ठीक है, तो इसमें रेट्रोस्पेक्टिव लॉ की तरह काम करता है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझो। ठीक है, नोट, इन केस द न्यू लॉ हैज़ प्रोविजन और लेस पनिशमेंट देन इट मे ओवररूल द अबव पनिशमेंट ऑफ द प्रीवियस लॉ फॉर द प्रीवियस क्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो आप सीधे इस चीज़ से समझो जहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, AK-47 2000 की बात हो गई। AK-47 2010 में क्या हुआ, 15 साल की जेल निर्धारित करी। ठीक है, तो क्या होगा उस वक्त, अगर ऐसा होता है 2010 में क्या कहा, 15 साल की जेल हो गई, लेकिन उसको सज़ा किसके हिसाब से हुई थी, 2000 के हिसाब से। 2000 में हमने क्या कहा था, उसे 14 साल की सज़ा होगी। तो इसका मतलब उसको 14 साल की ही सज़ा होगी। ठीक है, अब 15 साल की हो गई, इसका मतलब 15 साल उसकी 1 साल बढ़ नहीं जाएगी। ठीक है, उसको 14 साल, जिस वक्त उसने क्राइम किया था उस वक्त सज़ा लिखी क्या गई थी, 14 साल की सज़ा होती है, 14 साल की सज़ा होगी अगर आप ऐसा क्राइम करोगे। और उसी साल के हिसाब से आपको सज़ा दी जाएगी जिस समय आपने गुनाह किया है। ठीक है, अगर उसके बाद 2010 में जैसे 15 साल की सज़ा कह दी उन्होंने, ठीक है, तो आपकी सज़ा नहीं बढ़ेगी, आपकी सज़ा उतनी रहेगी, 14 साल ही रहेगी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन जैसे 2012 की बात आ गई, 2012 में अगर कह दिया, लॉ बना कि अब 10 साल की सज़ा होगी, कोई AK-47 रखता है, वेपन रखता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, 12 साल ईयर इन जेल। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आउट ऑफ जेल नाउ। ठीक है, तो हुआ क्या, अब देखो 2000 से अगर उसको 2012 तक देखो तो उसको 12 साल हो चुके हैं, और अभी के हिसाब से सरकार कह रही है कि 10 साल की सज़ा होगी, तो वो क्या हुआ, जेल से रिहा हो गया। तो कहने का मतलब ये है, अगर सज़ा बढ़ती है तो उसमें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सज़ा घटती है अभी के हिसाब से तो वो ओवर रूल्ड हो जाएगा और उसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करो सज़ा 6 साल की हो जाती है तो उसको तब तुरंत छोड़ देते। क्यों, क्योंकि अब जो ओवर रूल्ड हो जाता है। ठीक है, रूल क्या कहेगा, ओवर रूल्ड हो गया, अभी के हिसाब से रूल, उसके लिए क्या हो गया, पनिशमेंट कम हो गई तो उसको तुरंत छोड़ दिया जाएगा। अगर पनिशमेंट बढ़ती है तो उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप समझ सकते हो, AK-47 रखने पर 14 साल जेल। ठीक है, नए कानून में बस 10 साल में बाहर आ गया। ठीक है, नए कानून के उससे क्या हो गया, नए कानून से बस 10 साल में ही बाहर आ गया मैं। और लिखा है 2 साल और रहता तो 6 के 6 ऐप से निकल आते हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम से दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, जैसे आप संजू बाबा बने हैं यहाँ पे, देखा। अब देखो आर्टिकल 20 का पहला क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसको आप नॉर्मली इतना समझ सकते हो कि कोई भी आपको सज़ा किसके हिसाब से मिलेगी, जिस वक्त आपने क्राइम किया है उसके हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी। अब आर्टिकल 20 का पॉइंट नंबर 2 देखो,
नो डबल जियोपार्डी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका नाम अलग है लेकिन आप इसको समझना। ठीक है, पूरी सज़ा काट के बाहर आने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, संजय दत्त आया और कह रहा है कि पूरी सज़ा काट के बाहर आने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पे एक और आदमी बनाया, वहाँ पे बोला है कि AK-47 रखता है, ये RSS के प्रमुख हैं मोहन भागवत। ठीक है, ये कह रहे हैं AK-47 रखता है, टेररिस्ट की मदद करता है, फिर अंदर डालो इसको। ठीक है, लेकिन कोई भी उसको दोबारा अंदर नहीं डाल सकता, क्योंकि नो डबल जियो पार्टी। किसी एक सज़ा, अगर आपने कोई एक सज़ा करी है, उस सज़ा के लिए आपको सिर्फ एक बार ही, अगर आपने कोई एक गुनाह किया है उसके लिए आपको सिर्फ एक बार ही सज़ा होगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बार बार पकड़ के अंदर डाल देंगे। ठीक है, आप पॉइंट से समझो। नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम क्राइम मोर देन वंस। उसी क्राइम के लिए उसको एक से अधिक बार सज़ा नहीं मिलेगी। अवेलेबल ओनली फॉर द प्रोसीजिंग बिफोर कोर्ट एंड नॉट डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए बता रखा है, प्रोसीजिंग कोर्ट जो कि बिफोर कोर्ट के सामने आएगी उसके लिए बात करिए, डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए नहीं है। तो लास्ट पॉइंट इसका समझो कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या है, देखो पॉइंट से पहले आप समझो, फिर आप डायग्राम, पहले आप डायग्राम से समझो। ठीक है, बोलो खून तुमने खुद किया है। ठीक है, यहाँ पे अमरीश पुरी, नहीं सॉरी जो भी है नाम मैं भूल गया इनका। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, जबरदस्त इनको कह रहे हैं कि वकील क्या कह रहे हैं कि आप खुद कबूल करो कि आपने खुद गुनाह किया है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं, वकील उठता है। ठीक है, वकील कौन है, यहाँ पे सनी देओल जो क्या है दूसरे वकील के पक्ष में है, वो क्या कह रहे हैं, ओए चड्डा तू मेरी मुंह वकील को फोर्स नहीं कर सकता अपना विटनेस बनने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो, खुद से आप नहीं कह सकते कि मैंने खून किया, आप खुद के नहीं बन सकते हो। ठीक है, नो कंपल्सन टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आप किसी विटनेस को अपने ही अगेंस्ट क्रिमिनल एक्सेप्ट करने के लिए नहीं कह सकते हैं। ठीक है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आप कैसे करोगे, सबूत और गवाह के बेस में काम कराओगे। ठीक है, बट इफ ही विश एट हिज ओन विल देन इट विल बी कंसिडर। लेकिन अगर वो खुद खुद की मर्जी से अगर एक्सेप्ट करता है, ही विल बी कंसिडर, तो उसे कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो वैसे कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर आप उसे ज़बरदस्ती करते हैं। ठीक है, DNA टेस्ट विल बी एक्सेप्टेड एज प्रूफ, और DNA टेस्ट उसके लिए एक्सेप्टेड किया जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। और इसमें कोई, और यहाँ पे एक सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस आया था। वहाँ पे क्या कहा गया था, पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है, नार्कोटिक टेस्ट होता है, आपने पिक्चरों में देखा होगा नार्कोटिक टेस्ट होता है, जैसे उनको कुछ थोड़ा बेहोशी की हालत में फिर उनसे पूछा जाता है। ठीक है, या ब्रेन मैपिंग होती है, लाइट डिटेक्टर, जैसे आप यहाँ पे दिखाया भी है डायग्राम में, लाइट डिटेक्टर बना रखा है। ठीक है, तो ये इन टेस्ट को क्या करा था, कंसिडर एज अ वॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल 23। ठीक है, तो ये क्या होता है, आर्टिकल 23 का क्या, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो आप खुद कंपल्सन नहीं है आपको कि आप खुद के अगेंस्ट ही हिमसेल्फ ही आप बोलो। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि इस आर्टिकल के अंदर से, और आर्टिकल 21 भी आपको क्या देता है, ये राइट देता है, एंड देयरफॉर नॉट ट्रीटेड एज प्रूफ। तभी क्या होता है, पॉलीग्राफिक टेस्ट जो भी होता है, लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है, नार्कोटिक टेस्ट होता है, या ब्रेन मैपिंग होती है, तो इन चीज़ों को कोर्ट नहीं मानता है। ठीक है, क्योंकि वो किसके अंदर आती हैं, वो वायलेशन करनी है किसका, आर्टिकल 20 का। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा फ्रीडम दी गई है हमको। हमने जहाँ हमारे देश में कितना अच्छा आपका कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जब सोचने वालों ने बनाया है कि हमने एक ऑफेंसिव करने वाले को भी, एक क्रिमिनल को भी अच्छे से अच्छे राइट्स दे रखे हैं, जिससे क्या हो, उनका सही से डिसीजन निकल सके। ठीक है, उनके साथ जस्टिस हो सके। ठीक है, नहीं तो किसी को भी पकड़ के पुलिस क्या कर सकती थी, उनको जेल में डाल सकती थी। तो उनके लिए भी क्या रखे हैं, काफ़ी अच्छे रूल्स बनाए हैं। अब आर्टिकल 21 और 21 थोड़ा डीप जाते हुए आपको कल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तक आप समझो सारा। ठीक है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है, इसके 3 पॉइंट थे, नो डबल जियोपार्डी और नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, इन चीज़ों को आप अच्छे से समझना, और इन चीज़ों को भी अच्छे से आप जब दोबारा दोबारा इन लेक्चर को समझते रहोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और अपने नोट्स बनाते रहना। ठीक है, शॉर्ट में नोट्स बना रखे हैं, डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करिए, तो इनको आप अच्छे से समझो और अपने नोट्स बनाओ, तो आपके लिए कोई टफ नहीं होगी पॉलिटी समझने के लिए। ओके, थैंक यू।